हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। नाबार्ड ग्रेड ए का जो 2024 का एग्ज़ाम साइकिल था वो अभी ख़त्म हो गया है। उसका फाइनल रिज़ल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया है नाबार्ड ने। पर अभी जो कट ऑफ है और ये सब चीज़ें हैं वो अभी आनी बाकी है, ठीक है। पर जो 2025 का एग्ज़ाम है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका अराउंड 40 डेज़ में जो है वो आपका फेज़ 1 होता है। तो ये वीडियो में हम पूरा जो नाबार्ड का जो एग्ज़ाम का साइकिल होता है उसके बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हैं वो देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको 4th मंथ की जो है वो एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे ये जो एग्ज़ाम आप क्रैक है वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू पूरा नाबार्ड की एग्जामिनेशन का मिलेगा, और इसमें बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है, किसको इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और क्यों इसका जो एग्ज़ाम है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन मंथ है वो क्या हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड्स है उसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो सोच सकते हैं हम कि जो हमारा फेज़ 1 जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त या सितंबर में हो सकता है, क्योंकि इस बार जो हमारा रिज़ल्ट था, जो फाइनल रिज़ल्ट वो थोड़ा जल्दी आया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी एग्ज़ाम साइकिल है वो 1 या 2 महीने जल्दी से स्टार्ट हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अक्टूबर में जो है वो फेज़ 1 होता है और नवंबर में है वो फेज़ 2 रहता है। पर इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आगे हो सकता है। अभी सपोज़ कि वो ऐसा ना हो कि आगे ना हो, जो भी आता है वही ऐसे ही आए, तो आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा और उसमें जो आप है अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक 1 मंथ का जो है वो एक बफर लेके ही रहना है कि अगर एग्ज़ाम प्लस माइनस 1 मंथ हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से मैं जो है अपना जो स्ट्रेटजी बताऊंगा 4 मंथ वाला, वो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मंथ के बफर के साथ उसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेज़ 2। तो फेज़ 2 कब होगा? फेज़ 1 के एग्जैक्ट वो 25 to 30 डेज़ में वो लोग जो है वो फेज़ 2 कंडक्ट कर लेते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। फेज़ 1 का रिज़ल्ट है वो भी अराउंड जो है वो 20 डेज़ के बाद आता है, और फिर जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद में आपके पास काफ़ी कम टाइम रहता है फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें ऐसा ही सजेस्टेड है कि आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों की जो है वो पैरेलल प्रिपरेशन करनी है, और फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद आपको हमेशा जो है वो फेज़ 2 का जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि चांसेस है कि अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो गया तो आपने अगर तैयारी चालू नहीं की होगी फेज़ 2 की, तो रेस्ट एश्योर्ड कि जो लोगों ने तैयारी चालू की है वो आपको कुचल के आगे चले जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फेज़ 2 है उसका तैयारी आपको पैरेलली करना है, और फेज़ 1 देने के बाद आपको 2-3 दिन जो है वो रेस्ट लेके फिर से जो अपना फेज़ 2 है उसका फुल प्रेशर में तैयारी करना है, ठीक है। तो ये हुआ एक ओवरऑल एक बातें किया हमने, ठीक है। टोटल टाइम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 महीने का है, ठीक है। अभी एक जो है वो एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या है वो देखते हैं। तो पहले FAQs जो मुझे जो है वो पूछे जाते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है, इतना पॉसिबल है कि नहीं। तो 3 जो सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इज़ 4 to 5 मंथ इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम। क्या आप एक नए स्टूडेंट हैं जिन्हें कभी ये जो है वो एग्ज़ाम के बारे में सुना नहीं है, तो क्या आप 4 से 5 महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे? तो इसका आंसर नॉर्मली यस ही रहेगा। अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और अगर 4 से 5 महीने आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर बेसिक भी आपको कुछ पता नहीं है, आपको सिर्फ 10th या 12th लेवल तक ही पता है, फिर भी आप जो है ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 4 to 5 मंथ है, विच इज़ मोर देन इनफ अगर आपका एक एवरेज जो है वो आपका स्टडी टाइम जो रहता है, तो ठीक है। नेक्स्ट है हु शुड प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्ज़ाम। तो पहले तो पैशन की बात आती है। क्या अगर आपको एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, उसके तरफ अगर आपको लाइकनेस है, उसको वो आपको अच्छा लगता है, वो लोग जो है वो नाबार्ड का तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ अगर उनको कोई दूसरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जो उससे काफ़ी सिमिलर होती है,
तो आप नाबार्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन यानी कि आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए, उन सब के बारे में अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है वो नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है वो प्रिपेयर करना चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो हमारे एग्रीकल्चर जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है, क्योंकि एआरडी जो है हमारा, उसमें से एक स्टैटिक पार्ट जो एग्रीकल्चर है वो उन्होंने बैचलर्स में है वो तैयारी की हुई होती है, तो इसलिए जो वो लोग हैं उनको भी ये काफ़ी एट्रैक्टिव रहता है। तो ये काफ़ी वास्ट एग्जामिनेशन है, ब्रॉड भी है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक चीज़ें ही आपको पूछी जाएगी। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपको जो है काफ़ी ब्रॉड सेंस में जो हमारी इकोनॉमी है, सोसाइटी है और जो एग्रीकल्चर हमारा है उसके बारे में आपको ओवरऑल अगर मेजर आइडिया होगा तभी जो आप ये एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इज़ देयर एनी अदर एग्जामिनेशन दैट वन कैन टारगेट विथ नाबार्ड एग्जामिनेशन। तो नाबार्ड के साथ आप आरबीआई की तैयारी कर सकते हैं, आप यूपीएससी के साथ भी जो है वो नाबार्ड की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपका बैकग्राउंड जो है कोई कॉमर्स में या ऐसे कुछ में है तो आप सेबी ये हो गया, पीएफआरडीए हो गया, उसके साथ भी जो है वो एक नाबार्ड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो ईएसआई वाला और इंग्लिश वाला पार्ट है वो ओवरलैप होता है नाबार्ड के लिए, फिर आपको सिर्फ एआरडी की ही जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होपफुली ये जो एफएक्यू है वो आपको क्लियर होते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है फेज़ 1 एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्जामिनेशन है वो 3 जो स्टेजेस है उसमें होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो फेज़ 1 है वो जो हमारा एमसीक्यू टाइप रहता है पूरा, और उसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट है उसमें नहीं ऐड होता है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मेरिट बनता है, और अगर आप वो मेरिट में आते हो तो आपको फेज़ 2 देने को मिलेगा। फेज़ 2 है वो आपका मेन एग्ज़ाम है, उसका जो आपका मार्क आएगा वो आपके जो फाइनल मेरिट है उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो फेज़ 1 के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो पहले तो आपको दिखेगा कि 8 सब्जेक्ट है, तो जनरली लोग डर जाते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पर आगे आगे मैं आपको बताता चाहूँगा कि किस में क्या करना है। ठीक है, ये है हमारा रीजनिंग, फिर है इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर जनरल अवेयरनेस है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ है, और फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कितना कितना क्वेश्चन है, कितना मार्क है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक के जो डीप में है हम आगे जाएंगे, और जो सब्जेक्ट वाइज है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन है, उसमें आपको 120 मिनट्स मिलेगा। इसमें जो है वो कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, आपको 200 क्वेश्चन कोई भी जो है आप अपने से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले क्वांट ही करूँगा कि इंग्लिश ही करूँगा। अगर आपको पहले मेरिट सेक्शन करना है तो मेरिट सेक्शन करेंगे, और या फिर आपको क्वालिफाइंग सेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। अभी मेरिट एंड क्वालिफाइंग सेक्शन क्या है वो देखना है। तो इसमें ऐसा है कि आपका जो मेरिट है वो 200 मार्क में से नहीं बनेगा, आपका मेरिट सिर्फ 100 मार्क में से ही बनेगा। जो 100 मार्क है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि आप में उसको सेक्शनल कट ऑफ है उतना ही आपको क्लियर करना है उसमें, और फिर जो दूसरे 100 मार्क्स है उसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर करने हैं, जिससे आपका मेरिट में नाम आए और आप जो है वो फेज़ 2 दे सके। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो कितना चाहता है वो भी हम आगे देखेंगे, पर कौन से क्वालिफाइंग सेक्शन है, तो है रीजनिंग हो गया हमारा, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, और डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट है वो हमारे क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाइंग मार्क कितने रहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई क्वालिफाइंग मार्क होगा, इसमें जो है वो आपका जो पेपर होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है उसके बेसिस पे जो है वो ये हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सेक्शनल कट ऑफ है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो कभी कभी फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग है वो पहले टफ आता था, तो ऐसा होता था कि 10 मार्क है तो उसमें से 1 मार्क ही जो है वो उसका सेक्शनल कट ऑफ रहता था। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी इजीली अचीवेबल है और काफ़ी लो भी रहता है। तो ये जो सेक्शन है वो आपको इतना अगर आपको बेसिक 10th लेवल अगर आपको मैथ्स आता है, रीजनिंग आपका क्लियर है, इंग्लिश आपका एवरेज है, फिर भी आप ये जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मेरिट सेक्शन, जो इसमें आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स लाना पड़ेगा और उससे ही जो है आपको फेज 2 देने को मिलेगा। दूसरा इसमें ये भी है कि जो आप फेज 2 देंगे उसमें भी जो है वो MCQs आएंगे और उसमें भी जो है ESI और ARD दोनों के आपको MCQ देखने को मिलेंगे। तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपको फेज़ 2 में है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये जो फेज़ 1 में है मैंने MCQs दिए हैं, तो फेज़ 2 में मैं है उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगा और स्कोर भी कर पाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस, ESI और ARD ये 3 सेक्शन है उसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है। कट ऑफ कितना रहता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शनल कट ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं 3.5, क्वांट में 3, इंग्लिश में 12.5। इंग्लिश काफ़ी इजी रहता है तो इसलिए इसका जो है आउट ऑफ 30 है वो 12.5 जितना कट ऑफ रहता है। CK यानी कि कंप्यूटर नॉलेज है उसमें 5.5 है और DM यानी कि डिसीजन मेकिंग है उसमें 1.5 है। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ है वो काफ़ी लो रहता है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी काफ़ी आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि RBI ग्रेड भी है उसमें काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक ग्रेड A लेवल का एग्ज़ाम है। तो ग्रेड B से एक लेवल जो है वो डाउन का एग्ज़ाम है, तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी डिफ़िकल्टी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप सेक्शनल कट ऑफ है वो आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमारा जो ये है मेरिट सेक्शन है उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, पर ये सिर्फ देखने के लिए ही है क्योंकि अगर आपने इसमें कोई किसी में भी अगर सिर्फ आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है तो आपका जो ओवरऑल मेरिट है जो 100 मार्क्स में से वो आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे देखने के लिए 3.25, 2.25 और 6.75 जितना जो है वो सेक्शनल कट ऑफ गया था। जो 2024 का एग्जामिनेशन था जिसका अभी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसमें जो है वो GA में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि GA का अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, बाकी सबका क्लियर है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर है, फिर भी जो है आपको फेज़ 2 में नहीं बैठने दिया जाएगा था क्योंकि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं होता है क्लियर। तो ऐसे सेक्शनल कट ऑफ को हल्के में नहीं लेना है। काफ़ी बार ऐसा देखा है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका कंप्यूटर का जो है वो सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है, डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ रह जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको माइंड में रखना है, आपको इतने हल्के में भी नहीं लेना है कि आप इसके बारे में सोचे ही नहीं और तैयारी ही ना करें। तो इसका जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर, जो ये ओवरऑल कट ऑफ है जो आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, इसका मैं बात कर रहा हूँ। और 2023 है उसका ही लेटेस्ट वाला अवेलेबल है, 2024 अभी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो 46 गया था, 41.75 गया था और 53.5 गया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 में से अगर आपको 55 to 60 मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो ये सेफ लेवल रहता है। अगर आपको 55 से 60 मार्क्स आ रहे हैं फेज़ 1 में तो आप कंफर्टेबली जो है वो फेज़ 1 क्लियर कर लेंगे। बाकी ये रहता है कि उसमें अगर बहुत कम अगर वैकेंसी आ रही है तब जो है वो कट ऑफ में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, पर आप सोच सकते हैं कि 55 to 60 है एक सेफ स्कोर रहेगा। बाकी आपके जो दूसरी कैटेगरीज है उसके आप मार्क्स देख सकते हैं। तो ये हो गया कट ऑफ का ओवरऑल एनालिसिस। तो सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ को इग्नोर नहीं करना है दोनों ही सेक्शन में, और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपको एम करना है कि आप 55 to 60 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आप कंफर्टेबली जो है वो फेज़ 2 देने पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभी सब्जेक्ट्स वाइज देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज किस में क्या आता है और उसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछते हैं, पजल पूछ लेते हैं, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बॉक्स वाला पजल हो गया, ऐसा होता है। तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसमें सोच सकते हैं कि 5 या 10 क्वेश्चन है वो आपके पजल के रिलेटेड होंगे। फिर आता है सिलोजिज्म, काफ़ी इजी है, इजी रहता है और इसको आप बोल सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है। इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल सकता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी पे आता है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाता है, यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग है वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं।
इनइक्वालिटी, ये भी काफ़ी इजी रहता है। तो जो जो टॉपिक्स इजी है उस पे मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर अगर आपको मिनिमम एफर्ट लगाना है और जो है वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है, इनपुट आउटपुट रहता है, ये भी कंपैरेटिवली इजी रहता है। मिसलेनियस में भी ऐसा है कि जो डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन हो गए या फिर कोई एकदम इजी वाला क्वेश्चन हो गया कि आपको एक स्पेलिंग दिया हुआ रहता है और उसमें से बोलते हैं कि जो ऑड नंबर के जो उसमें वर्ड्स है उसको हम स्वैप करके दूसरे किसी वर्ड से स्वैप करेंगे तो कितने वर्ड बन सकते हैं। तो ये सब जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो रहते हैं, उसमें भी आप सोच सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन है वो इजी लेवल के रहेंगे, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन है, ये भी काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। और फिर कोडिंग डिकोडिंग रहता है। तो 4-5 आप अगर ऐसे टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर देंगे कि ये टॉपिक सही रहते हैं तो उस पर आप जो है फोकस करके सेक्शनल कट ऑफ है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ओवरव्यू देखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि PYQ में जो भी आया है, जो PYQ एनालिसिस है उसमें आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक है जिसमें से हर साल जो है वो क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जिसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी टू अटेम्प्ट है या फिर उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांट भी है, उसमें भी काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ काफ़ी बेसिक लेवल का आता है, उसमें लॉजिक है वो भी काफ़ी बेसिक वाला ही रहता है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी काफ़ी ईजी रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका, 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी अगर नहीं पूछते हैं तो दूसरी जो इजी वाली चीज़ है वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो ये 3 है, ये तीनों की तीनों आप इजी है ऐसा बोल सकते हैं। और इस पे अगर आपको फोकस करना है तो आप इसका सेक्शनल कट ऑफ है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एरिथमेटिक अगर किसी का स्ट्रांग है 10th में, अगर बोट वाले क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ये सब अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप ये जो एरिथमेटिक है उसमें देख सकते हैं। इसमें जो है वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये सब इसमें रहता है, ठीक है। फिर क्वांटिटी कंपैरिजन है वो भी रहता है और इनइक्वालिटीज़ है मैथमेटिकल वाली वो भी रहता है, ठीक है। तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो काफ़ी इजी लेवल का रहता है और आप में जो है वो PYQ एनालिसिस करके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वही आपको 5 मार्क दे देगा और काफ़ी इजी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। पैराजम्बल रहता है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो आपको जो है वो कहाँ पे फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है कि 5 मार्क आपको आ ही जाए वहाँ से। फिर क्लोज टेस्ट हो गया, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। फिर स्पॉटिंग द एरर्स है वो भी काफ़ी ईजी रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी ईजी रहता है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है जो पैराजम्बल की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा ट्रिकी रह सकता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में आपको ABCD ऐसा पार्ट कर देंगे और फिर बोलेंगे कि इसको आपको जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उसमें आप बताइए कि ABCD या CDAB ऐसा करके आपको जो है वो आंसर देना रहता है। तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू पैराजम्बल है वो ईजी रहता है। अगर कोई भी अगर चीज़ में आप इंग्लिश में अगर आप वीक हो तो आप उसमें मैक्सिमाइज ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक वाइज जो मॉक आती है वो आप दे सकते हैं और उससे क्या होता है जो आपका ओवरऑल जो इंग्लिश का जो नॉलेज है वो भी बढ़ता है और प्रैक्टिस करने से जो है वो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये दोनों थोड़ा ऐसा है कि RBI सेबी उन सब में ये नहीं आते, तो लोग इस पर जल्दी से है वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कंप्यूटर नॉलेज में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 20 मार्क का अगर कंप्यूटर नॉलेज पूछ रहे हैं तो 5 मार्क से ज़्यादा भी उसमें जो है वो सेक्शनल कट ऑफ गया है और तब काफ़ी लोग ऐसा हो गया था कि उनको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना है और एकदम बेसिक ही पूछते हैं। जो अगर आप कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कोई भी एक बुकलेट आती है, आप कंप्यूटर नॉलेज फॉर एग्जांपल IBPS कंप्यूटर नॉलेज बुकलेट ऐसा आप लिख देंगे गूगल में
तो आपको जो भी सबसे पहले PDF मिलेगी, जो भी आप डाउनलोडेबल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वो आप उसके गो थ्रू कर देंगे, फिर भी आपका जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा रहता है कि एक्सेल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है उनका, फिर MS ऑफिस पे फोकस रहता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अगर कोई जो कैंडिडेट है वो नाबार्ड में आ रहा है, उनको एक्सेल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और एक बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो आपसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, MS ऑफिस करना है, फिर नेटवर्किंग के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो आपको करना रहेगा, और बेसिक टर्मिनोलॉजी CPU क्या हो गया, GPU क्या हो गया, कोई नया क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है तो उसका नाम क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं वो आपके वहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है PYQ एनालिसिस। ये किसका बात कर रहे हैं हम, डिसीजन मेकिंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि ऐसे पढ़ने जाए तो काफ़ी वास्ट है, पर जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी नैरो है, तो आप में उसमें क्या कर सकते हैं कि PYQ में क्या क्या पूछा गया है, उसमें जो भी पूछा गया है उसका जो ऑप्शन है उसका भी टॉपिक आपको कवर करना है, और जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो भी आपको कवर करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2021 से जो है वो डिसीजन मेकिंग आ रहा है, ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, तो 40 क्वेश्चन हो गए, तो 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन में आपको टॉपिक्स भी मिल जाएगा। जनरली जो ये डिसीजन मेकिंग आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आता है, वो थियोरेटिकल आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़ना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें अवॉइड आप करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो मॉक्स मैंने देखे हैं वो मॉक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। मोस्टली यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वही पूछते हैं कि डिसीजन मेकिंग की थियोरीज हो गई या फिर पेरेटो प्रिंसिपल हो गया, तो ऐसी सब चीज़ें वो यहाँ पे कवर की जाती है, तो वो आपको एक ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया, अप्रोचेस क्या है डिसीजन मेकिंग के वो पूछ लिया, और टर्मिनोलॉजीज पूछ ली, तो ये सब चीज़ें जो है वो एग्जामिनर है उसको अच्छी लगती है, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो ये आपको लगेगा कि बस जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसमें सिर्फ 20 मार्क का आता है, तो बस उतना ही मुझे उसमें एफर्ट देना है, पर ये काफ़ी वास्ट है, और इसमें से ही जो आपका फेज़ 2 है वो काफ़ी इस पे बेस्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो करंट अफेयर बेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस अगर 5 to 6 मंथ्स में जो भी नई स्कीम्स आई है, अगर कोई भी नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, या कोई भी नया डेवलपमेंट आ रहा है, इकोनॉमी में हो गया, रूरल डेवलपमेंट में हो गया, कोई भी अगर सोशल जस्टिस में हो गया, तो उन सबको जो है वो जनरल अवेयरनेस है वो कवर करता है। इनका जो क्वेश्चंस रहता है वो काफ़ी ब्रॉड रहता है, और जो फेज़ 2 है उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चन है वो न्यूज़पेपर बेस भी मिल सकते हैं और PIB बेस भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है और अच्छे से कवर करना है। पहले आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि हमारा जो प्रैक्टिस मॉक है उसका एक नाबार्ड का डेडिकेटेड चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आपको रोज़ सुबह बता दूंगा, और वो आपको पढ़ना है वहाँ से। ठीक है, दूसरा कोई भी रेलेवेंट चीज़ अगर नाबार्ड के रिलेटेड आ रहा है तो वो मैं जो है वो उस ग्रुप पे पोस्ट करूँगा, और आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। अगर कोई भी आपको वहाँ पे डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा न्यूज़पेपर, तो बिजनेस लाइन हो गया, मिंट हो गया, और बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। इसमें से कोई भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी किसी का आपको है बायस है कि भाई हाँ मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ रहा हूँ तो ये पढ़ूंगा। बाकी अगर कभी आपने पेपर नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप तीनों को पढ़ के देखिए, जिसको भी पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है वो आप कवर कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहता है वो सिमिलर रहता है। मोस्टली जो है वो सारी जो न्यूज़ है वो बड़ी न्यूज़ है वो यहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है PIB है वो एक गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्टिंग है। तो उसमें क्या है, जो भी मेजर गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, कोई भी मिनिस्ट्री का डिसीजन आ रहा है, स्कीम के रिलेटेड हो गया,
बजट के रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है PIB, वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी। इसको आपको रोज़ गो थ्रू करना है और इसको पढ़ के आपको इसमें नोट्स जो है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कोई किसी का कोर्स बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस मॉक का कोर्स बाय कर रहे हैं, तो आपको PIB का जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है वो आपको मिल जाएगा। फिर न्यूज़पेपर बेस्ड जो है वो आपको क्विज़ है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है, PIB का जो है वो नोट्स बनाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर का नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, उसमें अगर कोई अच्छा ओपिनियन आ रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट या इकोनॉमी के रिलेटेड कोई अच्छा आर्टिकल आ रहा है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे डेटा पॉइंट है वो अच्छे अवेलेबल है, तो वो आप जो है वो नोट कर सकते हैं। बाकी उसका जो रोज़ जो नोट्स है उसका बनाने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक आप करंट अफेयर मैगज़ीन है वो आप ले सकते हैं। अगर प्रैक्टिस मॉक की बात करें तो हम जो है संपूर्ण करके करंट अफेयर मैगज़ीन है वो प्रोवाइड करते हैं हर महीने। उसमें क्या आ जाता है, तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा, आपका इकोनॉमिक सोशल इशू आ जाएगा, और जो दूसरा जो बैंकिंग रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है वो भी उसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो वो अगर आप हमारा कोर्स बाय नहीं करना चाहते तो सिर्फ अगर आपको संपूर्ण बाय करना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, PIB पढ़ना है, करंट अफेयर की कोई एक मैगज़ीन है वो पढ़नी है और न्यूज़पेपर पढ़ना है। इससे जो है आपका एक बेस बन जाएगा और जो है जनरल अवेयरनेस है वो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। तो दो चीज़ें हैं, जो दो हमारे मेन सब्जेक्ट है ये यही है, ठीक है। इसमें क्या दो पार्ट है, इकोनॉमिक्स है और सोशल इश्यूज है। एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये दो सब्जेक्ट है, पर काफ़ी कनेक्टेड है दोनों सब्जेक्ट, और ये मैंने उसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। जो ऑफिशियल हमारी नोटिफिकेशन है वहाँ से मैंने जो भी मेजर हेडिंग्स है वो वहाँ से लिए हैं और वहाँ से मैंने ये टेबल बनाया है, ठीक है। क्या क्या है इसमें, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी इन इंडिया, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब जो मेजर हेडिंग है वो हमने यहाँ पे दिया है। तो आपको क्या करना है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो एवरी मेजर हेडिंग और माइनर हेडिंग है उसको आपको गूगल में सर्च करना है, और उसके बारे में आपको NCERT हो गई या फिर कोई भी UPSC का कोई वेबसाइट हो गया, वहाँ से आप है जो इम्पोर्टेंट स्टफ है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, PYQs के थ्रू जाना है। अगर PYQs में आपको पता चल गया कि एक पैटर्न दिखेगा आपको कि ये चीज़ें है वो इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है, तो अगर आप पहले PYQ के थरोली आपने देख लिया और फिर आपने देखा कि मेरा सिलेबस ये है, तो आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगेन अगर आपने सेल्फ लर्निंग करनी है तो बाकी आप जो है हम कोई भी जो कोर्स है वो ले सकते हैं, और कोर्स में आपको जो है अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस मॉक का जो कोर्स है उसमें हर एक जो यहाँ पे टॉपिक है उसके बारे में एक सब जो है हमने चैप्टर बना दिया है, और उस चैप्टर में हमने बेसिक के लेके एडवांस तक जो है वो सब चीज़ें वहाँ पे कवर की गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ESI। नेक्स्ट हो गया हमारा ARD, जिससे सबको ऐसा लगता है कि नाबार्ड का एग्जामिनेशन है उसमें ARD आता है, बहुत टफ होता होगा और काफ़ी प्रॉब्लम पड़ता होगा, पर ऐसा नहीं है। जो ARD यहाँ पे पूछा जाता है वो स्टैटिक ARD होता है, और उतना जो आप सोच रहे हैं कि काफ़ी टेक्निकल होगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग रहती है। UPSC में जितना एग्रीकल्चर पूछा जाता है उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। और ESI है वो कैसा रहेगा, प्रॉपर जो UPSC लेवल हो गया या फिर स्टेट PSC लेवल हो गया, उसके लेवल का एक आप सोच सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का जो है वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, एग्रीकल्चर है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, वाटर रिसोर्सेज है, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज है, और प्रेजेंट सिनारियो है, और रूरल डेवलपमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपने अगर 7th 8th 9th 10th इसमें जो है वो आपका
एक बेस है वो तो बना ही होगा कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, फिश कितने टाइप की होती है, या फिर जो है वो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसमें क्या होता है। 10th में अगर आप सोशल साइंस है उसमें आपको आया होगा, तो वो सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है और उसमें से जस्ट थोड़ा सा जो है आपको नॉलेज जो है वो ऐड करना रहेगा, तो आपका जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो एक तरीके से कवर होगा। अगेन इसमें भी सेम जैसा ही आपने ESI में देखा कि टॉपिक वाइज आपको सर्च करना है और सब टॉपिक आपको सर्च करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन सर्च कर लिया, उसके बारे में नया कोई डेवलपमेंट है वो सर्च कर लिया। और अगर आपको स्पेसिफिकली उसमें जानना है तो आपको जो गूगल का सर्च बार है उसमें लास्ट में लिख देना है, स्पेस करके UPSC लिख देना है, तो आपको क्या प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो आपको कोई भी आपकी चीज़ है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो क्या करना है, तो अभी तो AI भी काफ़ी अवेलेबल है, तो आप ChatGPT है उसका यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बेसिक से अगर आप क्वेश्चंस हो रहे हैं तो भी आप उसको पूछ सकते हैं। तो ऐसे आप सेल्फ लर्निंग है उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। में आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक हो गया, तो इसको हम कैसे कवर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम डेफिनेशन, मीनिंग और ब्रांचेस ऐसा सर्च करेंगे। ये जो सब हेडिंग है वही मैंने लिखा है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस में ये लिखा हुआ था, वहाँ से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। और आपको क्या करना है, पर सब हेडिंग आपको इसको सर्च करना है और उसका नोट्स बनाना है, और जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जाए वो आपको ऐड करती रहनी है। और जो है वो प्रैक्टिस मॉक यानी कि मॉक देना है आपको। अगर मॉक देंगे तो आपको नॉलेज भी है वो भी बढ़ेगा और आपको आइडिया आएगा कि मैं कहाँ पे वीक हूँ और मैं कहाँ पे स्ट्रांग हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी सब हेडिंग है वो आप सर्च करेंगे और उस पर आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रिसीजन फार्मिंग आपने लिख दिया, तो प्रिसीजन फार्मिंग लिख के आप क्या करेंगे कि व्हाट इज़ प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, तो व्हाट आर चैलेंजेस इन प्रिसीजन फार्मिंग, इंडिया में प्रिसीजन फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अगर स्कीम कोई है प्रिसीजन फार्मिंग रिलेटेड स्कीम्स ऐसा लिख दिया, तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको माइंड में आएगी। और अगर आपने लास्ट में UPSC लिख दिया तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर है ऐसे में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है अपना कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा फेज़ 2। तो फेज़ 1 हो गया, उसमें आपने जो है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का जो है वो पैरेलल करना है। तो फेज़ 2 का पैटर्न देखेंगे हम, और उसके पैटर्न के बाद हम लास्ट में देखेंगे 4 मंथ में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न में क्या है, 2 पेपर आएंगे आपके, दोनों पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पहला आएगा जनरल इंग्लिश। ठीक है, उसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 100 मार्क्स होगा और उसमें 90 मिनट्स आपको मिलेगा, यानी कि 1.5 आवर में आपको जो है इंग्लिश का पेपर लिखना रहेगा। और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये ESI प्लस ARD का जो है वो दूसरा पेपर रहेगा। इसमें 50 मार्क्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स है वो आपको कीबोर्ड में टाइप करके जो है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है उसका 30 मिनट्स रहेगा और जो डिस्क्रिप्टिव है उसका 90 मिनट्स रहेगा। तो दोनों पेपर, एक पेपर आपका सुबह होगा और दूसरा पेपर है वो आपका शाम को होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। इसमें आपने देखा होगा कि 50 क्वेश्चन है वो MCQ वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी जो है वो फेज़ 1 में MCQ की प्रैक्टिस की है वो यहाँ पे आपको काम आएगी। ठीक है, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछते हैं वो आपको सबसे पहले जानना है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, जो आपका PYQs है उसके थ्रू जाना है कि PYQs में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जब भी फेज़ 2 एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद में मैंने एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस वाला जो है एक वीडियो बनाया था। उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की है मैंने, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका भी बात किया है मैंने। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें पहले आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन। इसमें इंग्लिश में जो है वो 100 में से 65 अगर मार्क्स आ रहे हैं आपको, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स वो गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि 10th लेवल में होगा और चेकिंग ऐसा होगा, ये काफ़ी टफ चेकिंग होता है। लोगों को जनरली 55 to 60 के रेंज में ही है वो मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करना है,
फोकस ऑन ग्रामेटिकल एरर्स। यहाँ पे कंटेंट से ज़्यादा जो है आपका टेक्निक है या इंग्लिश जो है वो आपका कितना पावरफुल है वो देखा जाएगा। तो आपको ग्रामेटिकल एरर है वो नहीं करना है। फिर आर्ट ऑफ क्लियर राइटिंग, यानी कि शॉर्ट जो है वो आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है और गलतियाँ कम करनी है। एक हेडिंग, स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियरली आपको मेंशन करना है। आपको अच्छे से जो है वो अपने आइडियाज़ है उसको प्रेजेंट करना है और कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो आपके जो है आंसर में नहीं दिखनी चाहिए, तभी जो है आप जो है हायर लेवल ऑफ मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग जो 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपका प्रीसी राइटिंग रहेगा, जिसमें आपको एक बड़ा सा जो है पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर आपको वो पढ़ के एक हेडिंग देना पड़ेगा और उसको समराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो भी आप सपोज न्यूज़पेपर का कोई ऑपेड पढ़ रहे हैं आप, तो आप उसको क्या करोगे, उसको समराइज करोगे अपने से और अपने से जो है वो एक सब हेडिंग दोगे, तो क्या होगा आपका जो घर पे है आपका प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ESI and ARD। मैंने जैसे आपको बताया PYQ के थ्रू जाना है, फिर सिलेबस में आपको देखना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ कोई भी टॉपिक ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल फिशरीज टॉपिक अगर आपने अभी किया, आपने अच्छे से तैयारी कर लिया उसका और जो है नोट्स भी बना लिया, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे PYQ में या फिर आपने जो भी तैयारी किया है उसके बेसिस पे आप सर्च करेंगे कि फिशरीज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। PYQ में अगर कुछ आ रहा है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। अभी इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने रहते हैं और जो 15 मार्कर होते हैं उसमें आपको 600 वर्ड्स लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है वो, अगर आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का अगर स्पीड है टाइपिंग का, तो आप जो है वो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपका स्पीड कम है टाइपिंग का, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 28 to 30 वर्ड्स पर मिनट में आपको आना पड़ेगा, तभी आप जो है वो पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम PYQs करेंगे, जो भी टॉपिक्स किया उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख के हम प्रैक्टिस करेंगे, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंटेशन एंड स्पीड ऑफ राइटिंग है वहाँ पे आपको फोकस करना है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बड़ा हेडिंग देना है, सब हेडिंग देना है, फिर उसके बेसिस पे जो है वो आपको डेटा पॉइंट्स है वो अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 मंथ्स स्ट्रेटजी। तो ये एक टोटल ओवरव्यू जो है हमने देख लिया, नाबार्ड क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आप जो है वो सेल्फ लर्निंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैं एक 4 मंथ स्ट्रेटजी आपको एक ओवरऑल एक जनरलाइज स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। सबकी जो खुद की स्ट्रेटजी होगी वो अलग हो सकती है। ठीक है, पर ये एक मेजर आपको एक बोन स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, आप जो है अच्छे से खुद का जो प्लान है वो बना पाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास 4 मंथ्स अवेलेबल है, मैक्सिमम 5 है, पर हम वर्ष के सिनारियो ही लेंगे और देखेंगे कि 4 मंथ्स अवेलेबल है। मंथ 1 में क्या करेंगे, ये स्ट्रेटजी ऐसा है कि किसी को ज़ीरो आइडिया है कि ये ARD क्या है, ESI क्या है, वैसा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, वो सब से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम एग्रीकल्चर में भी देखेंगे कि फिशरीज़ क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसकी ब्रांचेस कौन सी है, ये ब्रांच को क्या बोलते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिक हो गए, वो सब हम मंथ 1 में जो है वो प्रिपेयर करेंगे। साथ में क्या करना है, साथ में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देनी है और फिर करंट अफेयर मैगजीन है, जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है, वो आपको कवर करना है। ठीक है, फिर मंथ 2 की बात करते हैं। मंथ 2 में आपको टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करना है, यानी कि आपने ARD ESI में जो भी टॉपिक वाइज आपने पढ़ा है उसका आपको
टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपने कोई कोर्स परचेस किया है उसमें भी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू है वो भी मिल जाएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना है। जो भी टॉपिक्स आपके बेसिक लेवल के हो गए हैं उसमें सेम टॉपिक्स का आपको जो है वो आंसर जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उसमें 10 मार्कर का भी करना है और 15 मार्कर का भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सीए क्विज, यानी कि करंट अफेयर का क्विज है वो करना है, वो वीकली वाला करना है अब, ठीक है। तो वीकली जो है हमारा कवरेज है वो थोड़ा डीपर रहता है, और बीआईबी है वो कवरेज आपको करना है। जनरली जो करंट अफेयर है वो एग्ज़ाम से फॉर एग्जांपल प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके 4 महीने पहले का अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो दैट वुड बी इनफ। अगर आपको अच्छे से जो है वो सब कवर कर रहे हैं, डीप में कवर कर रहे हैं, तो 4 मंथ शुड बी इनफ। अगर थोड़ा डीप में नहीं जा रहे हैं तो आप 6 मंथ का भी जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मंथ 3 के बारे में। तो मंथ 3 में क्या करेंगे, जो भी बेसिक टॉपिक है उसमें अब अंदर जाएंगे, एडवांस करेंगे कि पॉलिसी क्या चल रही है, स्कीम्स क्या चल रही है, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो ऐसे जो है एडवांस टॉपिक पे जाएंगे। फिर प्रैक्टिस ऑफ क्यूआरई प्लस पीआईबी। क्यूआरई प्लस पीआईबी यानी कि आप अभी तक हमने फेज़ 1 को छुआ नहीं था, तो अभी अगर एक ही मंथ बाकी है तो आपको क्या करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश उस पे है जो अपना जो हार्डवर्क है वो स्टार्ट कर देना है। उसके भी सेक्शन वाइज मॉक है वो भी अवेलेबल होंगे, तो वो आपको देना है। और उससे आपको पता चलेगा कि अगर आप क्वांट या रीजनिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करके जो है वो 2 मंथ में अपना जो है वो बेस क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और पीआईबी है उसमें भी आपको पीआईबी का भी स्पेसिफिक जो है वो मॉक्स अवेलेबल रहता है, या फिर आपको कोई पीडीएफ है उसमें जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, तो भी आप वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर पीआईबी आपको कंपलसरी रोज़ करना है, अच्छे से करना है। और अगर पार्लियामेंट सेशन चालू रहता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ कवर की जाती है, तो आपको सब पे ध्यान देना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है वो पीआईबी में से जो है वो इंस्पायर्ड रहता है, तो इसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, पूरा जो है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको इस पर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मंथ 4 आ गया। मंथ 5 में जो है वो एग्जाम है, ऐसा हमने सोचा है, तो फुल लेंथ मॉक देना चालू करना है, एटलीस्ट 5, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 मॉक्स दीजिए। तो आपका जो ओवरऑल जो है वो सारे सेक्शन है उसमें आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और उससे ही आपको एनालिसिस से ही पता चलेगा कि मैं कौन से जो टॉपिक है उस पर मुझे वर्क करने का ज़रूरत है, और कौन से टॉपिक्स है जो मैं अभी सिर्फ रिवीजन करके जो है वो इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा रिवीजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लास्ट मंथ आपका प्रॉपर रिवीजन के लिए होना चाहिए, और तब आपको पीआईबी और न्यूज़पेपर तो पढ़ना रहेगा ही, ठीक है। कि अगर कल एग्ज़ाम है तो एक वीक पहले तक का जो भी है वो आपको करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 3-4 दिन पहले आई हुई न्यूज़ है वो भी ये लोग पूछ लेते हैं, तो पीआईबी और करंट अफेयर है वो आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फुल फोकस ऑन फेज़ 1, यानी कि लास्ट मंथ है फेज़ 1 पे ही फोकस करना है, फेज़ 2 आप अवॉइड कर सकते हैं। आपने जो है मंथ 3 में जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, मंथ 2 में भी थोड़ा आंसर राइटिंग किया है, तो अभी आपको वो जो है वो फेज़ 1 के बाद जो है वो आंसर राइटिंग करना रहेगा। आफ्टर फेज़ 1 क्या करना है, बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। भले ही ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स की है, 30 ऑब्जेक्टिव ही है, पर वो ऑब्जेक्टिव थोड़े एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1 डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी हल्के में नहीं लेना है, डिस्क्रिप्टिव को भी हल्के में नहीं लेना है, उसमें आपको एक बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो फेज़ 2 है उसमें गवर्नमेंट स्कीम की गाइडलाइन के बेसिस पे भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े क्वेश्चन है वो डीप में आता है, तो गवर्नमेंट स्कीम की गाइडलाइन के थ्रू आप जा सकते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई पॉइंट है उसका कोई डिस्क्रिप्टिव है वो क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। रिपोर्ट हो गया, फिर आप सोच सकते हैं कि बजट है उसमें कोई मेजर पॉलिसी चेंज आ रही है, या फिर कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, तो उसका सिर्फ स्कीम के बारे में पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी रेलेवेंट रिपोर्ट जो भी
नाबार्ड का फॉर एग्जांपल नाफिस रिपोर्ट आ गया, एनुअल रिपोर्ट आ गया, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको कवर करनी रहेगी, ठीक है। फिर गिव हाई लेवल मॉक टेस्ट, तो जो मेंस का जो है वो मॉक टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का रहता है और क्वेश्चन है वो भी थोड़े लेंथी रहते हैं, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, तो वो थोड़े हायर ऑर्डर के रहते हैं। तो उसमें आपको जो है वो रिवीजन भी ज़्यादा चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहिए। तो वो सब चीज़ें अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा और अच्छे से जो है वो फेज़ 1 में अगर आपने फोकस किया होगा तो आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एकदम जो है वो ओवरव्यू होता है नाबार्ड ग्रेड ए 2025 के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कमेंट्स में जो है वो हमारा जो टेलीग्राम का नाबार्ड का ग्रुप है इसको मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा, और ये जो PDF है उसकी लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।